सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हुए हैं हमारे फेसबुक पेज डेमोक्रेसी के साथ। साझी संस्कृति साझी विरासत की सीरीज़ जो हमने चलाई है, जिसमें जंग आज़ादी को लेकर तमाम लोगों के तमाम तबक़ात की जो भागीदारी रही है, उसी सिलसिले में आज हम मुलाकात करने के लिए जेएनयू में आए हुए हैं। और बाबसा बिरसा अम्बेडकर फुले स्टूडेंट एसोसिएशन के लीडर और पिछले साल के जेएनयू एसयू के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जनाब राहुल भाई के पास आए हुए हैं। और आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज़ादी का मतलब क्या है। क्या सिर्फ झंडा फहरा देना, सिर्फ राष्ट्रगान गा देना, या यही राष्ट्रवाद है? क्या यही आज़ादी है? उनके नज़रिए से, उनके पर्सपेक्टिव से हम जानने की कोशिश करेंगे। राहुल भाई, मेरा पहला सवाल यहीं से शुरू होता है कि चूँकि आप एक आइडेंटिटी के आते हैं और आपके साथ एक ख़ास कास्ट का जो है, एक वर्ग का एक आइडेंटिटी आपके साथ है, तो आपके नज़रिए से आज़ादी के क्या मायने हैं? देखिए, आज़ादी जो शब्द अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो ना केवल व्यक्ति लेकिन एक समूह की लिबरेशन की बात करता है। एक समूह का जो जीवन है, जो एक सही मायने में जिसको हम जीवन कह सकते हैं कि वो उसको शिक्षा मिले, उसको बेसिक नेसेसिटी, उसका हेल्थ हो गया, उसका कोई डर ना हो कि वो जो बात बोलेगा कि उसके ऊपर कुछ आक्रमण हो गया, कोई हमला करेगा। ये मैं समझता हूँ कि आज़ादी सही मायने में होती है। भारत के यानी परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखते हैं तो आज़ादी का जो मतलब है, मेरे ख्याल से भारत में आज़ादी के मतलब को एक पहली बात तो सही से समझा नहीं गया हुआ है। और आज़ादी को केवल और केवल अंग्रेज़ों का चले जाना या अंग्रेज़ों ने इस देश को छोड़ के चले जाना, केवल उसी को ही आज़ादी लोग समझते हैं। अगर आप ऐतिहासिक तरीके से अगर आज़ादी को समझना चाहते हैं तो आपका देश जो है वो जाति के आधार पर विभाजित है, धर्म के नाम पर विभाजित है, जेंडर के नाम पर विभाजित है। और जब हम इन सभी की बातें जब करते हैं तो ये देखते हैं कि एक सबसे बड़ा तबका जो इस देश का मेजॉरिटी तबका है, जिसको हम एससी कहते हैं, दलित कहते हैं, एसटी कहते हैं, ओबीसी कहते हैं, आज शूद्रा कहते हैं, पसमानदा कहते हैं, ये जो जितना भी बड़ा सेक्शन है आज तक मेरे ख्याल से आज़ाद नहीं हुआ है। ये आज़ाद एक तो जाति के स्ट्रक्चर से आज़ाद नहीं हुआ है, दूसरी बात कि आज के दौर में जिस तरह के जो हालात हैं आज के दौर में, जो चाहे आर्थिक स्थिति हो उनकी वाली, या उनकी राजनीतिक स्थिति हो या उनकी शैक्षणिक स्थिति हो, ये सब को अगर देखा जाए सही मायने में तो मुझे लगता है कि वो सही में आज़ाद हुए हैं। उसके साथ साथ इस तरह की आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोग अगर हम इतिहास में देखते हैं, चाहे वो संत कबीर हो, महात्मा फुले हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, पेरियार जी हो, और भी जितने भी लोग इस तरह के बहुजनों की आज़ादी के लिए बात करते हैं, उनका आज़ादी को समझने का जो तरीका है वो बहुत ही अलग और बहुत ही मेरे ख्याल से एक ऐसा एक कॉन्सेप्ट था जिससे ये समझ में आता है कि वो सही मायने में आज़ादी चाहते हैं। एक आरोप है अम्बेडकर के ऊपर, जैसे हम बात इतिहास से भी थोड़ी सी करते हैं इस सीरीज़ में, कि उन्होंने कभी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ गए ही नहीं। ठीक है, वो तो हमेशा अंग्रेज़ों के साथ रहे, तो आज़ादी की जो लड़ाई चली तो उसमें उनका कोई योगदान नहीं है। तो इसके ऊपर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? मैं वही कहता हूँ, ये देश जो है, इस देश में जिन लोगों ने इतिहास लिखा है और जो लोग आज भी इतिहास लिखते हैं, चाहे वो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहते हो या चाहे कोई अपने आप को राइट विंग कहते हो, रिग्रेसिव कहते हो, इन दोनों लोगों ने जो इतिहास रचा है इस देश में, वो इस तरह का इतिहास है कि इस देश के दबे कुचले समाज से आने वाले आइडल्स हो गए, चाहे बाबा साहब हो गए या और कोई अन्य लोग हो गए, इनके विचारों को सही मायने में ना समझा, ना उसको जनता के सामने लाया। अगर डॉक्टर बाबा साहब की अगर बात किया जाए कि उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ कभी लड़ा नहीं, तो हर किसी को ये समझना चाहिए कि बाबा साहब एक अकेले व्यक्ति थे जो अंग्रेज़ों को ये बार बार बताते थे कि सही मायने में इस देश के मेजॉरिटी लोगों के लिए आज़ादी क्या होगी। सही मायने में अगर आप बाबा साहब का फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का अगर स्पीच अगर सुनते हैं तो वो अंग्रेज़ों को गिल्टी मान रहे हैं, अंग्रेज़ों को वो ये कह रहे हैं कि आपने हमारे देश को एक ऐसी स्थिति में छोड़ के जा रहे हैं जहाँ पर पूरा समाज बटा हुआ है, जहाँ पर समाज में कोई बराबरी नहीं है, और आप अगर समझ रहे हैं कि सही वक्त, यानी तो कहने का मतलब है कि बाबा साहब का आज़ादी का जो एक कॉन्सेप्ट था वो गांधी, नेहरू और बाकी लोगों से बहुत अलग था। बाबा साहब ये कहते थे कि
जो अंग्रेज राज्य करके यहाँ से चले जाने वाले हैं, उनकी जगह जो लोग प्रस्तापित हो गए वो ऐसे लोग हैं जो कि एक ऊंची जाति से आते हैं, एक गुलामी की सोच लेके आते हैं, और एक गुलामी चली जाएगी और दूसरी गुलामी दोबारा स्थापित होगी। तो बाबा साहब बार बार ये कह रहे थे कि चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे यही इस देश के अपर कास्ट लोग हो, नेहरू हो, गांधी हो, ये दोनों भी हम चाहते कि हम गुलाम बने रहें। और इसलिए बाबा साहब को अंग्रेज और यहाँ के जो सत्ताधारी लोग हैं, जो खासकर अपर कास्ट तबका था, गांधी था, नेहरू था, इन दोनों से ही छुटकारा चाहिए बाबा साहब मांग रहे थे। और इसीलिए उन्होंने दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की, सेपरेट सेटलमेंट की बात की, अपनी ऑटोनॉमी की बात की। और हम समझते हैं कि वो रियल मायने में आज़ादी है। अब ऐसे से गांधी का कहना था कि बाबा साहब की जो मांग है वो फूट पैदा कर देगी, इसलिए वो बाबा साहब के खिलाफ थे, ये कहा जाता है। जैसे हमने इतिहास की जो किताबें पढ़ी तो उसमें यही है कि बाबा साहब ने पुनः पैक्ट करके उनकी गांधी की जो बात थी उसको जस्टिफाई कर दी। क्या ऐसी बात थी? जस्टिफाई नहीं, आप अगर उस समय का वक्त अगर देखते हैं, उस समय का अगर इतिहास सही में अगर आप खंगोलते हैं तो आपको पता चलेगा कि उस समय में जो कांग्रेस था, बाबा साहब को जो धमकी भरे लेटर्स आते थे, जो धमकी भरे कॉल्स आते थे, जो धमकियाँ बाबा साहब को मिलती थी कि, और गांधी जो थे, बाबा साहब जैसे कहते हैं कि ही वॉज अ ब्लैकमेलर, ही यूज्ड टू ब्लैकमेल पीपल। जब राजनीतिक और वैचारिक लेवल पे गांधी हार जाते थे तो वो ब्लैकमेल करते थे, और बाबा साहब को उन्होंने ब्लैकमेल किया। और मेरे ख्याल से वो इनडायरेक्ट धमकी थी कि पूरे दलित समाज को एक बहुत बड़ा धोखा उन्होंने निर्माण किया, क्योंकि अगर गांधी मर जाते उस कुपोषण में, उस दौर में अगर गांधी मर जाते तो आप ये सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि दलितों के ऊपर ना केवल हमले, दलितों के घर जलाए जाते, और दलित उस समय उस हालात में नहीं थे कि वो रिटालिएट भी कर पाए। और आप उस समय के अगर डॉक्टर अंबेडकर का उसके बाद का भी इंटरव्यू, पुनः पैक्ट के बाद में बाबा साहब बीबीसी को इंटरव्यू देते हैं, और उस इंटरव्यू में वो हर बात कहते हैं कि गांधी किस तरीके से इस देश के दलित, आदिवासी और तमाम बहुजनों के किस तरीके से उनके हितों के खिलाफ थे, और किस तरीके से वो चाहते थे किस तरह का एक अपर कास्ट तबका ही इस देश में जो है वो सत्ता में बना रहे। एक सवाल और यहाँ पे आता है कि हम देखते हैं कि रिजर्वेशन तो उसी कांग्रेस ने दिया ना, जैसे कहा जाता है कांग्रेस अगर ब्राह्मणवादी थी तो वो दलितों को रिजर्वेशन दी क्यों? मैं वही आपको कह रहा हूँ कि देखिए, रिजर्वेशन कांग्रेस ने नहीं दिया है। रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट करने के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने वो हासिल किया है। बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब पहली बार चुनाव लड़े तो उनको कांग्रेस ने हरा दिया। बाबा साहब को जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने बंगाल से जीता के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजा, तब जाके बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जाके संविधान की संरचना कर पाए और रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट को आगे ले आए। जैसे गांधी के लिए कहा जाता है कि गांधी खुद चाहते थे कि बाबा साहब भी संविधान का वो करें, मतलब निर्माण करें। तो ऐसे ही ये बात जैसे हमने सुनने को मिलती है, हमने कहीं पढ़ी नहीं है कि गांधी का ये था कि गांधी ही चाहते थे कि बाबा साहब, इसलिए बाबा साहब वहाँ पे। देखिए, बहुत सारी चीज़ें इस देश में जो है वो, मेरे ख्याल से इस देश में एक मिथ जो क्रिएशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से होता है, और मिथ क्रिएशन हमेशा अपर कास्ट की तरफ से ज़्यादा होता है, चाहे वो देवी देवताओं के बारे में हो, चाहे वो हमारे लीडर्स के बारे में हो, चाहे किसी के बारे में हो। एक मिथ क्रिएशन ये है कि गांधी ने ही बाबा साहब को जो है चुना। मीन्स टेल मी, उस समय में बाबा साहब से अच्छा कोई व्यक्ति जो इतिहास को सही से जानता हो, जो संविधान को समझता हो, जो लॉ को समझता हो, जो समाज शास्त्र को समझता है, जो राजनीति शास्त्र को समझता है, जो फिलोसॉफी को समझता है, उस टेचर का आदमी उस समय में कोई था। अच्छा, there was not a single person who could compete डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दैट टाइम, इंटेलेक्चुअली ऑल्सो एंड ऑल्सो एक लीडरशिप लेवल पे भी। तो मेरा यही कहना है कि ये मिथ जो फैला हुआ है कि गांधी ने चूज़ किया, मीन्स अभी अगर आप देखेंगे, अगर गांधी और कांग्रेस अम्बेडकर की इतनी हितैषी होती तो वो गांधी और वो कांग्रेस, बाबा साहब को भारत रत्न मिलने के लिए देश के दलितों को लड़ना पड़ता है। आपको लगता है कि वो कांग्रेस, बाबा साहब एक किताब लिखते हैं, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन फॉर अनटचेबल, तो किताब मेरे ख्याल से सबने पढ़नी चाहिए। और किताब है, बाबा साहब कहते कि गांधी एक नेता नहीं थे, बाबा साहब कहते गांधी धूर्त इंसान थे। तो बाबा साहब का बीबीसी इंटरव्यू में बाबा साहब कहते कि ही वॉज नॉट अ महात्मा, ही यूज वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड अगेंस्ट द गांधी। एंड वो कोई एक दिन की बात नहीं है, वो एक समझ की बात है, वो एक ऐसी समझ की बात है जहाँ पर आपको समझता है कि इस देश का वो तबका जो अपने आप को लिबरल घोषित करता है, जो अपने आप को दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और बाकी लोगों का हितैषी बोलता है, वो सही में हितैषी नहीं है। वो सही में जो बाइनरी है, चाहे कांग्रेस
बीजेपी की बाइनरी हो, राइट लेफ्ट की बाइनरी हो, इस बाइनरी में अब तक अगर सबसे इन सबको पता है कि इस बाइनरी में हमेशा ये बहुजन तबका फंसा पड़ा हुआ है, और बाबा साहब उस बाइनरी को तोड़ रहे थे। बाबा साहब उस तरह के बाइनरी को तोड़ रहे थे और कह रहे थे कि इस देश का सबसे बड़ा तबका जो दबा कुचला, जो बहुजन तबका है, वो सब साथ में आके एक यूनिटी बनाए और आके इस देश के राजनीति में, इस देश के समाज में अपना एक डिग्निफाइड लाइफ जिए, अपना एक हकों के साथ ज़िंदगी जिए। एक और लास्ट सवाल है हमारा कि एक बात ये कही जाती है कि बाबा साहब इतना जुल्म अंग्रेज़ों ने किया, ठीक है, तो वो जुल्म जो है वो तो यहाँ के दलितों पर भी हुआ, सब पर हुआ, फिर भी जो बाबा साहब ने जो है एक भी ऐसा बयान अंग्रेज़ों के खिलाफ़ नहीं दिया, चाहे वो जलियांवाला बाग हो, इस टाइप से। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ये लास्ट सवाल कह रहा हूँ कि बात इस देश में, वही मैं कह रहा हूँ ना, देर एक हमारे प्रोफेसर है, बड़ा अच्छा शब्द यूज़ करते हैं, प्रोटेक्टेड इग्नोरेंस। इस देश के यूथ में और इस देश की शिक्षा में प्रोटेक्टेड इग्नोरेंस है, और वो इग्नोरेंस इस तरह का है जहाँ पर आप उस समाज के जो लीडर्स हैं, खासकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो गए, या महात्मा फुले हो गए, सावित्रीबाई हो गई, पेरियार हो गए, इनका जो लिखा कराया हुआ जो काम है, जो लड़ाई इन्होंने लड़ी, उस लड़ाई के बारे में आज भी लोगों को सही से पता नहीं है। बाबा साहब की नंबर ऑफ स्पीचेस है जहाँ पर अंग्रेजों का विरोध करते हैं। बाबा साहब का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उस समय में, जो कि एक भी अर्थशास्त्री प्रोड्यूस नहीं कर पाया, बाबा साहब ने एक थीसिस लिखी थी, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़। और प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ एक ऐसा थीसिस है जहाँ पर बाबा साहब भारत के आर्थिक स्थिति को देखते हुए अंग्रेज़ों को दोषी ठहराते हैं और उनको लुटेरे कहते हैं। मुझे बताइए, केवल, और जहाँ तक कि अंग्रेज़ों की बात है, अंग्रेज़ों के साथ सबसे ज़्यादा तालमेल अगर उस समय का किसी का था, जो अंग्रेज़ों की ब्यूरोक्रेसी में थे, इस देश के अप्रकाश थे। जो अंग्रेज़ों के मिलिट्री में बड़े पोजीशन पे थे, इस देश के अप्रकाश थे। जो बाद में अंग्रेज़ जाने के बाद में विदेश चले गए अंग्रेज़ों के साथ में, उसमें सबसे ज़्यादा अप्रकाश थे। जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ बैठ के बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ को हेट किया, वो अप्रकाश थे। और आपको ये भी बात नोट करनी चाहिए कि अंग्रेज़ जब इस देश में आए, और ये ऐतिहासिक फैक्ट है, इस देश में पहली बार अपर कास्ट को कई हद तक उनको एक कमज़ोर, उनका जो वर्चस्व है थोड़ा कमज़ोर हुआ, जिससे एक मोबिलिटी लोअर सेक्शन को मिली है। ये आपको बात माननी पड़ेगी। मीन्स द ब्रिटिशर्स वे द फर्स्ट हु ब्रॉट द एंटी अनटचेबिलिटी कॉन्सेप्ट इन द कि इंडिया की लीगल लैंग्वेज में एंटी अनटचेबिलिटी, ये शब्द का भी इस्तेमाल अंग्रेज़ों के समय पहली बार हुआ। सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए अंग्रेज़ राजी हुए थे, शिक्षा के लिए अंग्रेज राजी। सबसे पहले अगर शिक्षा अगर देखी जाए, हम ये नहीं करें कि अंग्रेज लिबरेटर थे, दे वर रूलिंग एंड दे वांटेड टू रूल, बट द वेरी फैक्ट इज़ दैट कि अंग्रेज़ों के समय में कुछ काम हुए हैं जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, जो कि इस देश के लोअर सेक्शन की मोबिलिटी के लिए सब बहुत बड़ा कारगर साबित हुआ है। ठीक है, और सबसे अहम बात यह है कि बाबा साहब के ऊपर जो एलिगेशन लगता है कि वो अंग्रेज़ों के साथ में थे, बाबा साहब एकमेव ऐसे व्यक्ति थे जिनके साथ इस देश का सबसे कमज़ोर तबका था, जिसके पास ना रिसोर्सेज थे, जिसको एवरीडे लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिसको इंसान नहीं माना जा रहा था, वो उनकी लड़ाई लड़ रहे थे। और एक दूसरी तरफ ऐसे लोग थे, कांग्रेस और बाकी विचारधारा के लोग थे, लेफ्ट के विचारधारा के लोग थे, जो अपने कास्ट कल्चर कैपिटल को एकजुट करके अपने लिबरेशन के लिए लड़ रहे थे। और बाबा साहब एक ऐसे समाज के लिबरेशन के लिए लड़ रहे थे जो बहुत ही गरीब है, जिसके साथ जिसको इंसान ही नहीं माना जाता है। तो आप जिस वक्त बाबा साहब ने बहुत सारी चीज़ें की, उस समय बाबा साहब को विदाउट एनी हेल्प, समाज से कोई हेल्प नहीं थी उस तरीके से, दूसरे कोई समाज से, और हमारा समाज जो था वो इतना मजबूत नहीं था। तो उस समय में अगर अंग्रेज़ों के साथ में या उनके ऊपर प्रेशर करते हुए बाबा साहब ने बहुत सारे काम शेड्यूल कास्ट समाज के लिए, दलित समाज के लिए उस समय में बाबा साहब ने किए। जैसे आप अगर देखेंगे, बाबा साहब बहुत बार बोलते हैं कि अंग्रेज़ों को बोलते हैं कि आप जो है हमारे लोगों को मिलिट्री में भर्ती करवाइए, हमारे लोगों को पुलिस में भर्ती करवाइए। तो इस तरह की जो पॉलिसी लेवल के प्रोग्राम है, उससे बाबा साहब ने अंग्रेज़ों के समय में चालू किए हैं। और मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट बात समझने की, उस वक्त भी चाहे आप अगर बाबा साहब ने जब सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की, सेपरेट सेटलमेंट की जब डिमांड की, तो सबसे पहले इस देश के कांग्रेस और उस समय के राइट विंग के लोग भी और लेफ्ट भी उस समय का बाबा साहब का विरोध करता है। और जिसको अंग्रेज बोलता है कि ठीक है,
मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अंग्रेज यहाँ पे रूल करने के लिए आए थे, ये सत्य है। उसके साथ साथ ये भी बहुत बड़ा सत्य है कि इस देश का बहुत बड़ा तबका, जो अपर कास्ट तबका है, वो सालों से रूल कर रहा है, और उनकी हेजेमनी तोड़ने के लिए बाबा साहब ने कुछ स्ट्रैटेजिक कदम उठाए, जिसको आप ये नहीं कह सकते कि बाबा साहब अंग्रेजों के साथ में थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे साझी संस्कृति साझी विरासत में भापसा यानी बिरसा अम्बेडकर फुले स्टूडेंट एसोसिएशन के लीडर राहुल सोनपिंपले जी। इस सीरीज़ के साथ हम और भी लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।